हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम अपनी दूसरी यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। लेसन है 6, बाबर तथा उसकी सफलताएं। बाबर कौन था? बाबर वो था जिसने दिल्ली सल्तनत का पतन करके, दिल्ली सल्तनत का जो राजा था, जो सुल्तान था, इब्राहिम लोदी को हरा के पानीपत की पहली लड़ाई में, तो उसने भारत के अंदर मुगलों की नींव डाली, मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो मुगल कौन थे? मुगल मंगोल से बना है, और मंगोल चीन के उत्तर में बसने वाली एक खानाबदोश जाति थी। 12वीं सदी में इस जाति के नेता चंगेज खान ने एक विशाल राज्य की स्थापना की। हालांकि बाबर का सीधा संबंध मंगोल वंश से नहीं था। उसकी मां कुतलुग निगार खाजम चंगेज के वंशज यूनुस खान की बेटी थी। बाबर पिता पक्ष से तुर्क था, लेकिन इतिहास में बाबर को तैमूर वंश का वंशज होते हुए भी मंगोल मान लिया गया। तो जो बाबर था उसने मुगल वंश की स्थापना की थी भारत के अंदर। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि वो कौन था, कैसे कैसे उसका प्रारंभिक जीवन बीता। मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना की राजधानी आनंदी जान में हुआ। इसका जो पूरा नाम था बाबर का, वो क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ बाघ होता है। बाबर बचपन से ही पराक्रमी और निडर था, इसीलिए वह बाघ कहलाया, और बाद में उसका नाम बाबर प्रचलित हो गया। और जो उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो फरगना का शासक था। बाबर की नसों में एशिया के 2 योद्धाओं, तुर्की वीर और तैमूर तथा मंगोल नेता चंगेज खां का खून बहता था। पिता पक्ष की तरफ से वह तैमूर का 5वां वंशज और अपनी माता कुतलुग निगार खाजम की तरफ से चंगेज का 14वां वंशज था। बाबर तुर्की वंश का चंगताई तुर्क था, लेकिन भारतीय इतिहास में उसे मुगल कहा जाता है। उमर शेख ने अपने पुत्र की शिक्षा, उमर शेख कौन था? बाबर का पिता। उसने अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा के लिए शेख मजीद को उसका शिक्षक नियुक्त किया था। जल्दी ही बाबर ने उससे तुर्की, अरबी, फारसी भाषाओं के ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था। बाबर को सैनिक शिक्षा और कूटनीति की शिक्षा भी दी गई थी। बाबर के चरित्र निर्माण में उसकी नानी एहसान दौलत बेगम और उसकी दादी थी शाह सुल्ताना बेगम ने विशेष भूमिका निभाई, क्योंकि जो बच्चों की नानी दादी होती हैं वे कहानियाँ सुना के उनके चरित्र का निर्माण करती हैं। बाबर ने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, साहस एवं अद्भुत भाषण देने का गुण इन्हीं से सीखा था, अपनी दादी और नानी से। उमर शेख मिर्जा अपने छोटे से राज्य से संतुष्ट नहीं था। उमर शेख मिर्जा जो बाबर का पिता था, वो अपना जो उसका राज्य था वो छोटा सा था, लेकिन वो उससे संतुष्ट नहीं था। वह अपने भाई अहमद मिर्जा जो समरकंद और बुखारा का शासक था उससे संघर्ष करता रहता था, क्योंकि वो समरकंद और बुखारा को जीतना चाहता था और अपने राज्य में मिलाना चाहता था। 8 जून 1494 ईस्वी को बाबर का पिता छत से कबूतरों की उड़ान का आनंद ले रहा था तो अचानक छज्जा गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। तो जो बाबर का पिता था उसकी मृत्यु हो गई 8 जून 1494 ईस्वी को। अपने पिता की असमय मृत्यु के कारण बाबर 11 वर्ष और 4 महीने की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठा। सिंहासन पर बैठते ही बाबर को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसके पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर
बाबर के चाचा अहमद मिर्जा और उसके मामा महमूद खां ने बाबर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बाबर अपनी जनता की दृढ़ता और स्वामी भक्ति के कारण फरगना की रक्षा करने में सफल रहा। इस सफलता से बाबर के आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई और इससे प्रेरित होकर उसने समरकंद को जीतने की योजना भी बनाई। बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था। वह अपने पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को जीतना चाहता था। बाबर को अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने का अवसर मिल गया जब वह समरकंद के शासक अहमद मिर्जा की जुलाई 1494 ईस्वी में मृत्यु हो गई और उसके पुत्रों में गृह युद्ध छिड़ गया। इस अवसर का लाभ उठाकर बाबर ने 1495-96 ईस्वी में समरकंद पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह समरकंद को जीतने में असफल रहा। अगले वर्ष 1497 ईस्वी में उसने समरकंद पर दोबारा से आक्रमण किया और विजय प्राप्त की। वह तैमूर के राज सिंहासन पर विराजमान हुआ और इस प्रकार उसने जीवन की एक महान इच्छा पूरी की, लेकिन समरकंद पर वह केवल 100 दिन ही अधिकार रख सका क्योंकि वह बीमार पड़ गया और इस बात की सूचना पाकर फरगना में बाबर के भाई जहांगीर ने विद्रोह कर दिया और अपने आप को फरगना का शासक घोषित कर लिया। जब तक बाबर फरगना पहुंचा तब तक फरगना पर उसका अधिकार समाप्त हो चुका था। वह वापस समरकंद लौटा, लेकिन तब तक समरकंद भी अली मिर्जा ने अधिकार में ले लिया था। इस तरह से दोनों ही राज्य उसके हाथ से निकल चुके थे। बाबर के पास अब कोई राज्य नहीं था। उसके पास खोजंद नामक एक छोटी सी पहाड़ी थी। एक एक करके उसके सभी आदमी उसका साथ छोड़ने लगे थे, यहाँ तक कि उसके पास केवल अब 200 लोग ही रह गए थे। इस समय वह गंभीर संकट से गुजर रहा था। वह इधर उधर भटकता रहा। ऐसी परिस्थितियों में भी बाबर ने साहस नहीं छोड़ा और समरकंद को जीतने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। 1498 ईस्वी में उसने फरगना पर दोबारा अधिकार कर लिया, लेकिन 1500 ईस्वी में फरगना दोबारा से उसके हाथ से निकल गया और बाबर ने जंगलों में शरण ली। 1501 ईस्वी में बाबर ने समरकंद के शासक शैबानी खां को हरा के समरकंद पर दोबारा से अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ ही समय बाद शैबानी खां ने उसे हराकर समरकंद छीन लिया। 1502 ईस्वी से 1504 ईस्वी तक का समय बाबर के जीवन का सबसे कठिन समय था। इस दौरान वह इधर उधर खोह घाटियों में घूमता रहा। कभी कभी रोटी भी गांव वालों से मांगकर उसे खानी पड़ी। ठंडे मौसम में नंगे पैरों से पहाड़ी के रास्तों से गुजरना पड़ा। बहुत सारे कष्ट सहने पड़े, लेकिन फिर भी उसने साहस नहीं छोड़ा। बाबर के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति। 1526 ईस्वी में बाबर के आक्रमण के समय भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। भारत देश में कोई ऐसी शक्तिशाली राज्य नहीं था। ये छोटे छोटे राज्य सर्वोच्च सत्ता के लिए आपस में लड़ते रहते थे, जिसके कारण भारत की राजनीतिक एकता केवल सपना ही बनकर रह गई थी। देश में राष्ट्रीयता की कोई भावना नहीं थी। बाबर ने तुजुक बाबरी में लिखा है कि उस समय सारा हिंदुस्तान किसी एक शासक के अधीन नहीं था, बल्कि यहाँ अनेक छोटे छोटे राजा राज्य कर रहे थे तथा उनमें से प्रत्येक अपने को सम्राट समझता था। बाबर की जो पहली लड़ाई, जो महत्वपूर्ण लड़ाई है जिससे मुगल वंश की स्थापना हुई, वो है 1526 ईस्वी इब्राहिम लोदी के साथ उसका युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर की जीत हुई। लेकिन इससे भी पहले बाबर भारत पर 5 बार आक्रमण कर चुका था। बाबर का पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में
ईस्वी के शुरुआत में सीमावर्ती दो स्थानों, जो सीमा के पास दो स्थान थे, बाजोर और भेरा पर हुआ था। इनको जीतकर बाबर वापस चला गया था, लेकिन उसके वापस जाते ही ये दोनों प्रदेश उसके हाथ से निकल गए और सितंबर 1519 ईस्वी में बाबर ने भारत पर दूसरा आक्रमण किया। इस बार बाबर का उद्देश्य यूसुफजई विद्रोहियों को दबाना था तथा भारत की भौगोलिक स्थिति को भी जानना था, लेकिन बदखशा में विद्रोह हो जाने के कारण उसे जल्दी ही वापस काबुल लौटना पड़ा। 1520 ईस्वी में बाबर ने भारत पर तीसरा आक्रमण किया। उसने बाजोर और भेरा पर दोबारा से अधिकार कर लिया और पंजाब में सयालकोट तथा सैयदपुर को भी अपने अधिकार में ले लिया। लेकिन इसी समय कंधार के शासक शाह अरगुन द्वारा काबुल पर आक्रमण कर दिए जाने के कारण उसे वापस काबुल लौटना पड़ा और 2 वर्षों तक बाबर शाह अरगुन के विरुद्ध कार्रवाई करने में वहां व्यस्त रहा। 1522 ईस्वी में उसने कंधार को जीतने में सफलता प्राप्त की। अब बाबर की जो घरेलू कठिनाइयां थी वो ख़त्म हो चुकी थी, उससे वो मुक्त हो गया था और अब उसके लिए भारत की तरफ अधिक ध्यान देना जरूरी हो गया था। इसी समय पंजाब के सूबेदार दौलत खां लोधी के पुत्र दिलावर खां को तथा इब्राहिम के चाचा आलम खां तथा दौलत लोधी ने बाबर के पास भेजा। इसीलिए उनका निमंत्रण प्राप्त करते ही 1524 ईस्वी में बाबर ने भारत पर चौथा आक्रमण कर दिया। बाबर ने जल्दी ही लाहौर तथा दीपालपुर पर अधिकार कर लिया। हालांकि लाहौर में सुल्तान इब्राहिम लोधी की सेनाओं ने बाबर का मुकाबला किया, लेकिन हार गई। दीपालपुर में बाबर की दौलत खां से भेंट हुई। दौलत खां को आशा थी कि बाबर उसे पूरा पंजाब दे देगा, लेकिन बाबर ने दौलत खां को जालंधर और सुल्तानपुर ये 2 जिले ही दिए। दौलत खां को इससे बड़ी निराशा हुई और उसने बाबर के साथ षड्यंत्र का असफल प्रयास किया। षड्यंत्र करने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रही। लाहौर में अपनी सेना का कुछ भाग छोड़कर बाबर काबुल वापस लौट गया। भारत पर बाबर ने 5वीं बार आक्रमण नवंबर 1525 में किया। इस बार वह षड्यंत्रकारी दौलत खां को दंडित करना चाहता था। मिलवट के किले में बाबर ने दौलत खां को घेर लिया। दौलत खां का पुत्र गाजी खां भागकर इब्राहिम लोधी की शरण में चला गया। उसका दूसरा पुत्र दिलावर खां बाबर के साथ मिल गया। आखिरकार दौलत खां को आत्मसमर्पण करना ही पड़ा। इसी समय इब्राहिम लोधी से असंतुष्ट अनेक अफगान सरदारों ने बाबर को शुभकामनाएं भेजी, जिससे प्रोत्साहित होकर बाबर ने दिल्ली पर चढ़ाई करने का निश्चय किया। पंजाब पर अधिकार कर लेने के बाद बाबर दिल्ली की तरफ बढ़ा और बाबर के दिल्ली की तरफ बढ़ने की सूचना पाकर दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोधी भी एक विशाल सेना लेकर बाबर को रोकने के लिए पंजाब की तरफ बढ़ा। दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के विरुद्ध डट गई। बाबर अपनी आत्मकथा में लिखता है कि उसने केवल 12,000 की सेना से इब्राहिम की 1 लाख सेना को हराया है। प्रोफेसर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि बाबर की सेना 25,000 के आसपास रही होगी, क्योंकि पंजाब जीतने के बाद इसमें ज़रूर कुछ वृद्धि हुई होगी, जबकि इब्राहिम की सेना 40,000 या 50,000 के आसपास होगी। दोनों पक्षों की वास्तविक संख्या कुछ भी हो, लेकिन इतना ज़रूर है कि इब्राहिम की सेना बाबर की सेना से अधिक थी। इसी समय राणा सांगा ने भी बाबर को सहायता का आश्वासन दे दिया है कि मैं भी बाबर की सहायता करूंगा। बाबर ने युद्ध के लिए बड़ी चतुराई से व्यूह रचना की। उसने अपनी सेना को एक तरफ पानीपत नगर से सुरक्षित किया तथा दूसरी तरफ उसने गहरी खाइयां बनवा दी और पेड़ों की शाखाओं की सहायता से सुरक्षा पंक्ति का निर्माण किया। सेना के आगे चमड़ों के रस्सों में बंधी 700 गाड़ियों की लाइनें थीं।
गाड़ियों के बीच उसने रास्ता छोड़ दिया था ताकि उनसे होकर उनके सैनिक आक्रमण कर सकें। गाड़ियों के बीच उसने लकड़ी की ऊंची तिपाइयाँ खड़ी कर रखी थी ताकि उनके पीछे बंदूकची व तोपची सुरक्षित रहकर अपने अस्त्रों का प्रयोग कर सके। इसी श्रेणी के पीछे तोपखाना था। तोपखाना एक ये जिसका बाबर का सबसे अच्छा हथियार था। इसने पहली बार मतलब तोपखाने का प्रयोग किया था भारत के अंदर, जिसके दाईं तरफ उस्ताद अली तथा बाईं तरफ मुस्तफ़ा मोर्चा संभाले हुए थे। तोपखाने के पीछे उसके अग्रिम दस्ते का जमाव था, जिसकी कमान खुसरू, कोकुल ताज तथा मोहम्मद अली जंग के हाथों में थी। इसके पीछे सेना का केंद्रीय भाग था, जिसका संचालन बाबर स्वयं कर रहा था। यह 2 भागों में बटी थी। इस सेना के पीछे दाएं और बाएं सिरे पर तुलुगमा दल नियुक्त किए गए थे। ये तुलुगमा भी एक पद्धति होती है युद्ध में। इन सैनिकों को आदेश था कि जब शत्रु अधिक नज़दीक आ जाए तो वे चक्कर काट कर उनके पीछे पहुंच जाए तथा शत्रु सेना पर पीछे से आक्रमण कर दें। इनके पीछे अब्दुल अजीज़ मीर की अध्यक्षता में सुरक्षित सेना थी। सेना का दाहिना भाग हुमायूं तथा ख्वाजा कला तथा बायां भाग मोहम्मद सुल्तान मिर्ज़ा, मेहदी ख्वाजा एवं आदिल सुल्तान के नेतृत्व में था। लगभग 1 सप्ताह की छोटी मोटी झड़पों के बाद बाबर ने पहल करने का निश्चय किया। 20 अप्रैल की रात में बाबर ने लोधी सेना पर आक्रमण किया, लेकिन यह असफल रहा। इससे इब्राहिम बहुत उत्साहित हुआ और उसने 21 अप्रैल को अपनी सेनाओं को बाबर की सेनाओं पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। यह निर्णायक युद्ध की शुरुआत थी। बाबर की सेनाओं ने 3 तरफ से इब्राहिम की सेना को घेर लिया। मुगलों की तोपों की मार और तुलुगमा सैनिकों के घातक प्रहार के कारण अफगान सेना के पांव उखड़ गए। कुछ ही घंटों में हजारों अफगान सैनिक मारे गए तथा इब्राहिम लोधी भी युद्ध में लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुआ। बाबर को केवल आधे दिन में ही युद्ध के में ही निर्णायक विजय मिल गई। वह दिल्ली का विजेता बन गया। पानीपत में इब्राहिम को हराने के बाद बाबर ने हुमायूं तथा ख्वाजा के नेतृत्व में दल आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार करने के लिए भेजे। इस प्रकार दिल्ली व आगरा पर बाबर का अधिकार हो गया। दिल्ली तथा आगरा से प्राप्त बहुत सारी धनराशि को बाबर ने अपने व्यक्तियों में उदारता से बांट दिया। 27 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा गया। इस प्रकार भारत में मुगल शासन की स्थापना हुई। तो मुगल काल की स्थापना 1526 ईस्वी में हुई। किसके द्वारा हुई? बाबर के द्वारा। अब है युद्ध के परिणाम कि क्या युद्ध के परिणाम थे। लोधी वंश का अंत। पहला क्या हुआ, इसके परिणाम क्या निकले? लोधी वंश का अंत। पानीपत के युद्ध में दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही लोधी वंश का पतन हो गया। दूसरा था मुगल वंश की स्थापना। पानीपत की विजय के बाद बाबर द्वारा दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार करने के साथ ही दिल्ली का शासन बाबर के हाथों में आ गया तथा इसी प्रकार भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। अगला है राजपूतों को निराशा। पानीपत के युद्ध से पहले राजपूत राजा राणा सांगा के नेतृत्व में दिल्ली में हिंदू राज्य की स्थापना का सपना देख रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद बाबर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लेने के बाद उनकी आशा पर पानी फिर गया। अगला कारण है बाबर के बुरे दिनों का अंत। बाबर द्वारा दिल्ली और आगरा पर अधिकार कर लेने के बाद अब उसे साम्राज्य विस्तार के लिए इधर उधर भागने और छिपने की जरूरत नहीं थी। अब उसकी वीरता के चर्चे सारे एशिया में होने लगे थे और उसके मान सम्मान में वृद्धि हुई। नई युद्ध प्रणाली का जन्म। अगला परिणाम क्या हुआ? नई युद्ध प्रणाली का जन्म। सैनिक दृष्टि से भी पानीपत के युद्ध का बड़ा महत्व है। इस युद्ध में बाबर ने तुलुगमा युद्ध प्रणाली का प्रयोग किया था, जिसकी उस समय भारतीय शासकों को जानकारी भी नहीं थी। और एक है बाबर का तोपखाना।
अगला है तुर्क अफगानों में नया उत्साह। पानीपत के पहले युद्ध के बाद हिंदुस्तान की सत्ता अफगानों के हाथों में से निकलकर मुगलों के हाथों में चली गई। तुर्क अफगान शासक वर्ग हार गया। इसीलिए अपनी सत्ता को बचाने के लिए अफगानों में नया रक्त उत्साह संचारित हुआ और वे अपनी सत्ता को दोबारा से प्राप्त करने के लिए संगठित होने लगे। इसी उत्साह का परिणाम था कि शेर शाह सूरी ने मुगलों को हराने में सफलता पाई। इस प्रकार पानीपत के पहले युद्ध ने भारत में मुगल वंश की स्थापना के लिए एक भूमिका तैयार की, जिस पर आगे चलकर अकबर द्वारा एक विशाल साम्राज्य का निर्माण हो सका। इब्राहिम लोदी की हार के और बाबर की सफलता के कारण क्या था कि पहला कारण था बाबर का व्यक्तित्व। इब्राहिम लोदी की हार के और बाबर की सफलता के कारण एक ही हैं। पहला है बाबर का व्यक्तित्व। बाबर एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसमें आत्मविश्वास कूट कूट कर भरा हुआ था और उसमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की गजब की क्षमता थी। दूसरा है बाबर का कुशल सैन्य संचालन और व्यूह रचना। तीसरा है इब्राहिम लोदी में युद्ध अनुभव की कमी। चौथा है बाबर के योग्य सेनापति। पांचवा है मुगल सेना का रण कौशल। और छठा है बाबर द्वारा तोपखाने का प्रयोग। सातवां है अफगानों का नैतिक पतन। देश प्रेमी, परिश्रमी और साहसी अफगानों ने इन गुणों का स्थान धीरे धीरे आराम, मनोरंजन और विलासिता ने ले लिया, जिसके कारण उनका नैतिक पतन शुरू हो गया। उनमें स्वार्थ की भावना का संचार हुआ और धीरे धीरे उनकी स्वार्थ भावना राष्ट्र प्रेम से आगे बढ़ गई। अगला पॉइंट है गुप्तचर सेना का प्रयोग। अपनी अव्यावहारिक नीतियों के कारण इब्राहिम लोदी अपनी गुप्तचर सेना को संगठित और कार्यकुशल नहीं बना सका। दूसरी तरफ बाबर ने पानीपत के युद्ध से पहले ही पंजाब के अलग अलग स्थानों पर चौकियां बनाकर अपनी राजधानी से संपर्क बनाए रखा। अब है पानीपत के युद्ध के बाद बाबर की समस्याएं कि कौन कौन से बाबर की समस्याएं आई। उसके आगे अनेक अफगान सरदारों ने इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद उत्पन्न अराजक स्थिति का लाभ उठाकर अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए। सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी अफगानों और राजपूतों के सहयोग से बाबर को भारत से बाहर निकालने के लिए प्रयत्न कर रहा था। इसीलिए बाबर को इन सब से भी निपटना था। दूसरा, बाबर द्वारा दिल्ली पर अधिकार कर लिए जाने के कारण नागरिक नगर छोड़कर भाग रहे थे। जब बाबर आगरा की तरफ गया तो जनता डर से भाग खड़ी हुई तथा बाबर अपने आदमियों के लिए भोजन तथा पशुओं के लिए चारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त कर पाया। तीसरा, बाबर के सैनिक भी काबुल लौट जाना चाहते थे। भारत का गर्म मौसम उनके लिए असहनीय था और उन्हें जनता द्वारा सहयोग न मिलने के कारण खाने पीने की वस्तुओं की भी कमी हो गई थी। अगला है बाबर के सामने सबसे महत्वपूर्ण समस्या राजपूतों की थी। राजपूत अपने नेता राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर को भारत से निकालने के लिए कोशिश कर रहे थे। जब बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया तो राणा व बाबर में युद्ध होना आवश्यक हो गया। पांचवा कारण, दिल्ली तथा आगरा में उदारतापूर्वक धन बांटने के कारण राजकोष खाली हो गया था और बाबर को अपनी सेना के संगठन एवं वेतन तथा जीते हुए प्रदेशों में शांति और व्यवस्था स्थापित करने के लिए धन की जरूरत थी। लेकिन बाबर ने इन सब कठिनाइयों का मुकाबला करने का निर्णय किया। उसने धैर्य एवं सहनशीलता से सभी समस्याओं का हल ढूंढ निकाला। उसने भारतीय जनता के मन में धीरे धीरे यह विश्वास जगाया कि वह अपने पूर्वजों के समान हत्यारा एवं लुटेरा नहीं है। उसने अपने सैनिकों को भी डटे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। बाबर की अपील काम कर गई और ख्वाजा कला को छोड़कर सभी यहाँ रहने को सहमत हो गए। तो ये तो थी पानीपत की लड़ाई और उससे क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या क्या बाबर को समस्याएं झेलनी पड़ी। तो बच्चों आज यहाँ तक ही।
और कल हम जो बाबर की दूसरी लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि बाबर ने इसके बाद भी 3 लड़ाइयाँ और लड़ी थी। जैसे पहले तो पानीपत की लड़ाई, दूसरी हो गई खानवा की लड़ाई, फिर चंदेरी की लड़ाई, फिर घाघरा की लड़ाई, और उसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। तो कल हम पढ़ेंगे खानवा की लड़ाई।